दोस्तों, एक इंसान अपनी दुनिया में व्यस्त था, मस्त था। तभी एक दिन अचानक से उसे अपनी 11 साल पुरानी पत्नी की याद सताने लगती है। दोस्तों, उस गांव की याद सताने लगती है। वो कच्चे रास्ते, वो बगीचे, वो पोखरे, वो जगह जहां पर वो अपने पत्नी के साथ अपनी जिंदगी के कुछ बेहतरीन लम्हे गुजारे थे, उन सब चीज़ों की उसको याद आने लगती है। वो इतना बेचैन हो जाता है कि अगले दिन सुबह उठकर वो उस जगह से 70 किलोमीटर दूर अपने पुराने ससुराल पहुंच जाता है। दोस्तों, जब वहाँ पर जाता है तो उन जगहों को देखकर वो खुश हो जाता है और साथ में उदास भी हो जाता है। जब वो अपने पत्नी के एक सच्चे प्यार करने वालों की दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के जिला गोपालगंज की। उस व्यक्ति का नाम सुरेश होता है। 11-12 साल पहले सुरेश और राधिका की शादी होती है। दोस्तों, राधिका एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी। सुरेश और राधिका दोनों बहुत ही प्यार भरा जीवन गुजार रहे थे, बेहतरीन लम्हे गुजार रहे थे। तभी जो सुरेश के परिवार वाले थे वो पति और पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश करने लगते हैं, उनके जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि सुरेश जो था वो बहुत ही कमाऊ लड़का था और कमा कमा कर अपने परिवार में पैसे देता था। और जब राधिका से उसकी शादी होती है तो राधिका ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती थी क्योंकि उसके अलावा उसके माँ बाप का कोई नहीं होता है। वो 2 बहनें थीं, बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, वो अपने पति के साथ गुजरात में रहती थी, तो इसीलिए माँ बाप की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी और उन्हीं की वजह से वो ज़्यादातर टाइम मायके में ही बिताती थी। दोस्तों, वो मायके में रहती थी तो सुरेश भी जब भी मुंबई से आता था तो ज़्यादातर अपने ससुराल में ही अपने पत्नी के ही पास रहता था और कुछ पैसे भी उसको देता रहता था। तो उसके घर वालों ने, जो उसके भाई थे, वो 4 भाई होते हैं और उनकी जो पत्नियां थीं, इन लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो सारा पैसा अपनी पत्नी के नाम देने लगे और हमारे हाथ में कुछ ना आए। तो इसीलिए दोस्तों, वो सारे के सारे उसके पीछे लग गए। वो मुंबई कमाता था तो उसका कान भरते थे कि तुम्हारी पत्नी बदचलन है, मायके में रहती है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, तुम पैसे देते हो, इधर उधर उड़ाती है, इनसे बात करती है, उनसे बात करती है, हमने उसको यहाँ पकड़ा वहाँ पकड़ा, तमाम तरह की बातें। दोस्तों, इस कदर उनके ज़िंदगी में वो लोग जहर घोल देते हैं कि ये पति पत्नी एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। राधिका हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है और सुरेश जो था वो अपने भाइयों में, बंधुओं में रह जाता है और लगातार पैसे कमाकर अपने परिवार में देता रहा। साल में मुश्किल से 15 दिन, 20 दिन के लिए अपने गाँव आता था, बाकी वो मुंबई में ही रहता था। सेंटरिंग का फोरमैन था, अच्छे खासे पैसे कमाता था। लेकिन एक बार मुंबई में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका पाँव टूट जाता है। वहाँ पर वो उसका इलाज करवाता है, प्लास्टर लगवाता है और ये सोचकर घर चला आता है कि घर पे मेरे इतने परिवार हैं, मेरी वहाँ पर देखभाल अच्छी तरीके से हो जाएगी, यहाँ पर 2-3 महीने में क्या करूँगा। लेकिन दोस्तों, जब सुरेश घर आता है तो 6 महीने रुक जाता है और इन 6 महीनों के अंदर अंदर वो पाता है कि ये सारी दुनिया मतलबी की है, सब पैसों के साथी हैं, पैसों के अलावा ना तो कोई रिश्ता है और ना तो कोई नाता है। दोस्तों, जैसे ही वो घर पे आता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि मुंबई से यहाँ क्यों चले आए, वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, वहीं पर रहते तो अच्छा होता। इस पर जो सुरेश था वो कहने लगा कि यहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, मैंने प्लास्टर लगवा लिया है, दवाई ले रखा हूँ, दवा चल रही है, बस मुझे आराम की ज़रूरत है, सुबह शाम गर्म और ताज़े खानों की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं घर पर ही रहूँगा, परिवार के बीच में रहूँगा, थोड़ा मेरा मन भी बहलता रहेगा, इसी बहाने घर पर 2-4 महीने रुक जाऊंगा, नात रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो सुरेश जो अपने घर में हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपये कमा कर देता था, जब उसकी कमाई रुक गई तो लोग उसको एक एक चीज़ों के लिए तरसा दिए। तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाने लगा कि उन लोगों से उसका दिल टूट गया। उसका प्लास्टर कटा ही था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी उस पर मुंबई जाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा कि घर में पैसों की किल्लत है, अब यहाँ रहकर क्या करोगे, जाओ वहाँ 4 पैसे कमाओ तभी घर चलेगा। अब ये सब बातें सुनने के बाद और जो उसके साथ बर्ताव किया जा रहा था, इन सब चीज़ों से दुखी हो गया और एक दिन बोल दिया कि अब मैं 1 पैसे तुम लोगों को नहीं दूंगा, तुम लोग अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। अपने रिश्तेदारों को बुलाया, घर में बंटवारा कर लिया और अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगा। अब दोस्तों, सुरेश कमाता था तो 4-6 लाख रुपए अपने नाम जमा भी कर रखे थे। उसने एक घर बनवाना शुरू किया तो उसके परिवार वालों ने इस पर काफ़ी विवाद किया। के अलावा भी जो गांव वाले थे वो ताने मारते रहे कि तुम्हारा तो कोई है नहीं, ना आगे है ना पीछे है, किसके लिए बनवा रहे हो।
अब दोस्तों इन सब चीज़ों से वो दुखी हो गया। बस एक दिन यूं ही उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी। दोस्तों अगले दिन वो मोटरसाइकिल उठाता है, वहाँ से 70 किलोमीटर दूर उसके पत्नी का गांव था, वहाँ पर जाकर पहुँचता है। तो दोस्तों वहाँ पर ज़माना बदल चुका था। एक पुरानी चाय की दुकान थी जहाँ पर वो पहले बैठकर चाय पीता रहता था। अब की बार देखा तो दुकान बंद थी, कई सारे नए दुकान खुल चुके थे। फिलहाल वहाँ पर बैठा, चाय पिया, उन सब जगहों को निहारने लगा जहाँ पर उसकी पत्नी उसको विदा करने आती थी। जब भी वो ससुराल आता था उसकी पत्नी उसको ज़बरदस्ती रोक लिया करती थी। 2 दिन के लिए आता था, 20 दिन उसको रोक लेती थी और वहाँ तक चौराहे तक उसको विदा करने के लिए आती थी। यही सब जगह वो निहारने लगता है। उसके बाद चाय पीने के बाद सोचता है कि अच्छा चलो अब उसके घर चल कर देखता हूँ। दोस्तों मास्क लगा लेता है, हेलमेट लगा लेता है, बाइक पे बैठता है और बीच गांव में उसके ससुर का घर होता है। जब वहां पर जाता है घर के सामने तो देखता है कि उसके सास और ससुर दोनों जीवित थे। ससुर जी चारपाई पर बैठे थे और सास जो है वो सरसों की फसल को मसल रही थी, उसमें से सरसों निकाल रही थी। वहाँ पर खड़ा हो जाता है, उस घर को निहारने लगता है और कोई नहीं दिखता। 5 मिनट बीत जाते हैं, तभी उसकी सास आती है और कहती है भैया किससे मिलना है, किसके घर जाना है। सुरेश कहता है कि कहीं नहीं, बस यूं ही ऐसे ही इसी गांव में जाना है। दोस्तों दरवाजे की तरफ देख रहा था कि काश राधिका निकले या कोई और निकले, लेकिन वहां से कोई नहीं निकलता। वो फिर वापस आता है उसी चौराहे पर, वहां पर आधे घंटे बैठता है, इधर उधर निहारता है कि काश कोई दिख जाए, लेकिन राधिका नहीं दिखती। उसके बाद वो दुखी मन से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। 2-3 किलोमीटर जाने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा हो कि कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर लौट आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों वो 15-20 की स्पीड में बाइक चला रहा था, ऐसे लग रहा था कि ना जाऊँ। दोस्तों बाइक रोक देता है और सोचता है कि चलो ज़िंदगी में फिर तो इधर कभी आना नहीं है, एक बार फिर लौट कर देखते हैं। और फिर वापस आता है, सोचता है चलो उस पोखरे पर देख लेता हूँ जहाँ पर गर्मियों के दिन में पूरा गांव लू से बचने के लिए इकट्ठा हो जाता था। उस बगीचे में वो भी जब जाता था तो वहाँ पर लोग हंसी मजाक किया करते थे। कई बार जब वो ससुराल रहता था तो वहाँ पर राधिका के साथ जाया करता था। दोस्तों पोखरे और बगीचे के बगल से कच्चा रास्ता जाता था जिस पर अब खड़ंजा बीत चुका था। जब उस रास्ते पर जाता है तो देखता है कि बगीचे के बगल में 8-10 बकरियां चर रही हैं। एक औरत जो है अपने गोद में बकरी का बच्चा लिए हुए उसको प्यार कर रही है, दुलार कर रही है। वो खुश हो जाता है, सोचता है चलो इनमें देखता हूँ, क्या पता इसमें मेरी राधिका हो। दोस्तों उधर बाइक मोड़ देता है और जब जाकर उस महिला के पास पहुंचता है जो बकरी के बच्चे को अपने गोद में ले रखी थी, तो देखता है, हैरान रह जाता है, वो वही राधिका होती है। जब उसके पास बाइक रोकता है, राधिका उसको देखती है तो देखता है उसके मांग में सिंदूर है, लेकिन ना तो कोई गहना है ना तो कोई श्रृंगार है, फिर भी वही खूबसूरती, वही मासूमियत, वही सादगी सब कुछ झलक रही थी। दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका उसको निहारने लगती है, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स वो नहीं देता है तो सोचती है होगा कोई आया होगा, तो वो अपना फिर से बकरी के बच्चे को प्यार करने लगती है। दोस्तों उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उससे पूछता है कि वो बकरियां किसकी हैं, तो कहती है मेरी हैं। तो कहता मुझे एक चाहिए। राधिका कहती है कि नहीं अभी बिकने लायक नहीं है, अभी ये छोटी छोटी हैं, अभी तैयार नहीं है। तो कहता मुझे पालने के लिए ही चाहिए, मुझे छोटी ही बकरी चाहिए। अब सुरेश जब राधिका से बातें करता है तो दोस्तों राधिका सुरेश की आवाज़ को पहचान जाती है। जब उसकी आवाज़ को पहचान जाती है तो उसका सीना जोर जोर से धड़कने लगता है, वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है, उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि अपना हेलमेट उतारो। तो सुरेश कहता है कि मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बकरी के बारे में पूछ रहा हूँ। लेकिन राधिका कहती है कि नहीं प्लीज़ आप अपना हेलमेट उतारो एक बार। दोस्तों बाइक को खड़ी कर देता है, बाइक से उतर जाता है और अपना हेलमेट उतार देता है। जैसे वो अपना हेलमेट उतारता है, जब उसके चेहरे को देखती है तो दौड़ के उसके सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सुरेश भी रोने लगता है। राधिका कहती है कि यहाँ पर तुम कैसे आ गए, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा रास्ता देख रही थी, मेरी आत्मा तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी, तुम कहाँ थे, आज भूल कर कैसे इधर आ गए। सुरेश कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो राधिका कहती है कि झूठ मत बोलो, मेरी जान निकल जाएगी, मैं कुछ कर लूँगी, सच सच बताओ तुम यहाँ पर कैसे आ गए इतने दिनों बाद। सुरेश कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें लिवाने आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। दोस्तों एक बार फिर उससे अलग होती है, उसका चेहरा निहारती है और एक बार फिर उससे लिपट जाती है। ये वाकया जो है
दूर से दो औरतें देख रही थीं, वो भी उसकी तरफ बढ़ते चली आती हैं। सुरेश उसको चुप कराता है, बोलता है चुप रहो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन राधिका जो है उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको देख के एकदम पागल हो चुकी थी, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों जो औरतें आती हैं उनमें से एक राधिका की चाची लगती है, सुरेश को देखते ही पहचान जाती है और बोलती है क्या भैया कहाँ से आ गए तुम, इतने दिनों तक कहाँ पर थे, आज इधर की कैसे याद आ गई। दोस्तों वो कहता है कि पहले आप इनको चुप कराओ फिर मैं सारी बात बताता हूँ। उसकी चाची जो है राधिका को उससे अलग करती है, चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो बस रोए ही जा रही थी, रोए ही जा रही थी, उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। दोस्तों सुरेश जो है खुद को संभालता है, लेकिन अपने पत्नी का इतना प्यार देखकर वो भी रोने लगता है। तो उसकी चाची जो है दोनों को समझाती है और कहती है भैया देखो इतने दिनों तक तुम उसे छोड़ दिए थे, लेकिन आज भी देखो ये तुम्हारे नाम पर सिंदूर लगाती है। हम कहते हैं कि क्यों लगाती हो जब पति साथ नहीं रहता, तो कहती है कि साथ में नहीं रहता तो क्या हुआ, मर तो नहीं गया है, जिंदा है कहीं ना कहीं, तो मैं इसीलिए लगाती हूँ और इसी बहाने उसको याद करती रहती हूँ। तो देखो भैया ये अभी भी तुम्हारे नाम पर अपनी ज़िंदगी काट रही है, स्कूल में आया का काम करती है, 2000 रुपये वहाँ से मिलते हैं और इन बकरियों से 5-10 हज़ार रुपये साल में इसको मिल जाता है। बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवाई का खर्चा है, किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। भैया तुम तो छोड़ के चले गए, बाल बच्चे वाले हो गए, तुम्हारा क्या पूछना, लेकिन आज देखो कैसे फिर भी पागल की तरह तुमसे लिपट के रोए जा रही है। तो सुरेश कहता है कि नहीं चाची, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने भी शादी नहीं करी है, मैं भी अकेला ही हूँ। चाची मैं तो राधिका से मिलने आया हूँ, या यूँ कहो कि मैं इसको लेने आया हूँ। दोस्तों जब उसकी चाची ये बात सुनती है बहुत खुश होती है, रोने लगती है। चाची कहती है क्यों नहीं जाएगी, जरूर जाएगी। दोस्तों फिर सारे लोग बैठ जाते हैं, राधिका उसको निहारे जा रही थी और साथ में कहती है कि कैसे उसके घर वालों ने इन दोनों की ज़िंदगी में जहर घोल दिया। वो फिर उसकी चाची कहती हैं कि देखो ये सब भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की शुरुआत करो, एक बार फिर से तुम दोनों अपना घर बसा लो। फिर राधिका कहती है कि मेरी आत्मा इनसे मिलने के लिए तरस रही थी, मैंने इनको देख लिया, मिल लिया, लेकिन मैं अपने 2 महीने में घर बन जाएगा और उसके बाद हम सारे लोग साथ में चलेंगे। दोस्तों उसके बाद सुरेश कहता है अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो उसके बाद वो घर पे जाता है, वहीं पर रुक जाता है राधिका के पास ही, और एक बार फिर से दोनों की दुनिया बदल जाती है। 5-6 दिन वहीं पर रुक जाता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है, अपना घर बनवाता है और फिर आकर राधिका को, उसके माता पिता को बहुत ही इज्जत से, बहुत शान से अपने घर लेकर जाता है। दोस्तों जब ये गांव वाले देखते हैं, उसके घर वाले देखते हैं, दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। एक बार फिर उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं इसको लाने की क्या ज़रूरत है, 10-12 साल पता नहीं क्या कर रही थी, कितने कर्म किए, कहाँ कहाँ घूमी, इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, तुम कहते थे हम तुम्हारी नई शादी करवा देते। लेकिन दोस्तों ये भी सच बात था कि जब भी सुरेश की दूसरी शादी के लिए कोई आता था तो यही लोग उसको भड़का देते थे कि लड़का जुआरी है, पीता है, एक छोड़ के भाग गई, तो तुम अपने बेटे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। यही लोग उसकी शादी नहीं करने दे रहे थे और जब ले आया तो उससे इस तरीके से बात कर रहे थे कि ये पता नहीं कौन से कर्म कर रही थी, तुम इसको लेकर चले आए। दोस्तों सुरेश उठता है और कहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, आइंदा मेरे दरवाजे पर दिखाई मत देना। दोस्तों वो लोग समझ चुके थे कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। दोस्तों ये 2022 की बात है, तब से राधिका और सुरेश एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों ये रही